बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 15 और लेसन का नाम है एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो सबसे पहले अपॉर्शनमेंट, जिसे हम पहले भी देख चुके हैं, तो उसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो अपॉर्शनमेंट बेसिकली जब एक कॉस्ट को आप पिन नहीं कर सकते किसी एक स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर, तो उसको आपको शेयर करना पड़ता है अक्रॉस 2 या मोर कॉस्ट सेंटर। ठीक है, तो यही हमारे पास अपॉर्शनमेंट है कि कॉस्ट को डिवाइड कर देना, शेयर कर देना अमंग डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स, बिकॉज यू कैन नॉट पिन डाउन टू वन कॉस्ट सेंटर के इस कॉस्ट को आप एक कॉस्ट सेंटर पर नहीं डाल सकते, आप उसको एलोकेट नहीं कर सकते एक कॉस्ट सेंटर को, बिकॉज जब आप एक कॉस्ट सेंटर को एक कॉस्ट दे देते हैं तो वो एलोकेशन होती है, बट ये अपॉर्शनमेंट है डिवाइड करना। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, ये उन्होंने यही बताया हुआ है कि अपॉर्शनमेंट और एलोकेशन आपके पास होती है, ये 2 तरीक़ों से हो सकती है, एक नॉन रेसिप्रोकल से, एक रेसिप्रोकल से। और जो रेसिप्रोकल है उसमें हमारे पास रिपीटेड एलोकेशन मेथड है या फिर एल्जेब्रिक मेथड है। अब जब आपने अपॉर्शनिंग के लिए बेस सेलेक्ट करनी है तो आप मुख्तलिफ बेसिस सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि लॉजिकली रिलेट कर रही हो कि कॉस्ट किस तरह कंज्यूम होती है आपकी फैक्ट्री में। तो जो कॉमन बेसिस है उसमें हमारे पास आ जाता है रेंट या रेट्स आ सकते हैं। ठीक है, रेंट या रेट्स को आपने जैसे कि करना है, ठीक है, रेंट को करना है या रेट्स को करना है, तो किस हिसाब से करेंगे, क्या बेसिस बनाएंगे। तो आप फ्लोर एरिया की बेसिस बना सकते हैं कि जिस कॉस्ट सेंटर ने जितना फ्लोर एरिया लिया है उसको उतना रेंट पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिसिटी का आपने करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी को आपने अपॉर्शनमेंट करनी है। तो क्या करेंगे आप, किस चीज़ को बेसिस बनाएंगे, जो मीटर पे जो आपकी यूनिट्स चले हैं, ठीक है, जिनको आपने मीटर्ड किया, वो यूनिट्स की बेसिस पे कर लेंगे। सुपरविजन की आपने कॉस्ट को अपॉर्शन करना है, तो कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल जितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा सुपरवाइज़ करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बेस पर आप इसकी अपॉर्शनमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इसकी कोई सिंगल परफेक्ट लिस्ट नहीं है कि आपने कौन सी बेसिस यूज़ करनी है, इधर आप अपनी जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन वर्ड्स गिवन टू यू। देन हमारे पास नॉन रेसिप्रोकल मेथड एक है, जो कि यहाँ पर सबसे पहला मेथड था हमारे पास। तो इसमें अब हमारी क्या अप्रोच है, तो जो हमारे पास है इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, बट पहले हम इसकी अप्रोच को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अप्रोच ये है कि आपने जो अपॉर्शन करना है जनरल सर्विस और कॉस्ट को, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे सिर्फ आप करेंगे, तो कोई एक डायरेक्शन में आप करेंगे, बैक एंड फोर्थ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी हुई है प्लास्टिक पोर्ट्स की, और एक फैक्ट्री थी हमारे पास। तो यहाँ पर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट उन्होंने लिखी हुई है कि मटेरियल्स को आप कैसे कर रहे हैं, वेजेस को। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिए गए हैं, एक मोल्डिंग का, एक मशीनिंग का और एक फिनिशिंग का। ठीक है, तो अब देखा जाए तो ये तीनों हमारे पास प्रोडक्शन के अंडर आते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन के हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। देन हमारे पास 2 सर्विस के हैं, एक कैंटीन है, एक मेंटेनेंस है। ठीक है, तो अब जो हर हमारे पास हमें कॉस्ट पड़ रही है ओवरहेड, ठीक है, ये सब ओवरहेड्स हैं, तो इन सबको क्या किया जा रहा है, इनको अपॉर्शन किया जा रहा है, लेकिन इनको स्प्लिट जब हम कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, तो हम उनकी रेलिवेंट बेसिस की बिना पर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मीटर्ड यूनिट्स, ठीक है, देखें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसने हमारे पास मीटर यूनिट की कॉस्ट जो थी हमारे पास, ये 6 आई हमारे पास 6000, देन 6000 इसके लिए 7000 और 2000, देन 3000, बल्कि यहाँ पर कॉस्ट भी नहीं लिखी, सिर्फ यूनिट्स ही लिखे हैं। तो अब ये यूनिट्स इनके हमने डिवाइड कर दी है ना, तो अब एक हमने प्रपोर्शन बना दी है, तो हर डिपार्टमेंट को उस प्रपोर्शन के हिसाब से क्या मिल जाएगा, उसकी कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो इस अपॉर्शनिंग के बाद आपने क्या करना है, सर्विस डिपार्टमेंट जो हैं उनकी कॉस्ट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे आपने पुश कर देना है, बिकॉज यही हमारे पास नॉन रेसिप्रोकल मेथड का है कि हम यही करते हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट है उसको भी हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे पुश कर देते हैं। तो ये यहाँ पर सारा यही बताया हुआ। देखें अपॉर्शनमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की हम बात कर रहे थे, मीटर्ड यूनिट्स की, तो कैंटीन के जो हमारे पास यूनिट्स थे और जो मशीन मेंटेनेंस के, मोल्डिंग के और बाकी सब के, ये सब उनके यूनिट्स थे, राइट। तो टोटल यूनिट्स हमारे पास 24,000 बन रहे थे। अब यहाँ पर सबको 1000 से डिवाइड करके लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो। तो देखें
ये 2 3 4 2 3 6 6 7 और ये 24। तो अब ये 2 है, इसको टोटल से उन्होंने डिवाइड किया एक पोर्शन निकालने के लिए हमारे पास, ठीक है। तो इसको 3/24 पड़ेगा, इसको 24 में से यानी कि 2 यूनिट्स इसको पढ़ रहे हैं और 24 में से 3 इसको पढ़ रहे हैं, 24 में से 6 इसको, तो ये सब लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टोटल बिल है जो कि उन्होंने मल्टीप्लाई करके हर जो कॉस्ट सेंटर है उसको जितनी कॉस्ट पड़ रही है वो बता दी है, ठीक है। सेम इसी तरीके से उन्होंने लेबर वेजेस को भी किया हुआ है पोर्शन, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आते हैं हमारे पास हम नॉन रेसिप्रोकल में। तो बेसिकली हम सर्विस सेंटर की कॉस्ट को पुश क्यों कर रहे होते हैं प्रोडक्शन पे, बिकॉज जो सर्विस सेंटर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल कैंटीन है, ठीक है, तो वो सर्व किसको कर रहे हैं, वो हमारे पास काम प्रोडक्शन सेंटर के लिए कर रहे हैं ना। तो इसलिए हम प्रोडक्शन सेंटर को सर्विस की कॉस्ट पुश कर देते हैं, तो इसमें हमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम तब आता है, इशू हमारे पास तब राइज होता है जब कुछ सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो एक दूसरे को भी सर्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अब ज़रूरी तो नहीं है कि कैंटीन से सिर्फ हमारे पास जो प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं वही लोग खाना लें, ठीक है। जो मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस अब इटसेल्फ खुद एक सर्विस है, ठीक है, ये प्रोडक्शन नहीं है, मेंटेनेंस ये सर्विस है, ओके। तो अब ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले लोग भी जाके कैंटीन से खाना ले रहे हैं, तो एक सर्विस दूसरी सर्विस को यूज़ कर रही है, तो अब हम इस सर्विस की कॉस्ट को भी प्रोडक्शन पे कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इशू तब अराइज होता है कि सर्विस डिपार्टमेंट जब सर्विस देता है एक दूसरे को, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो वन वे एलोकेशन अब आप कर देंगे तो ये फेयर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आता है रेसिप्रोकल मेथड। ये हमारे पास क्या करता है कि जो म्यूचुअल सर्विसेज आपने दी हैं डिपार्टमेंट्स पे उनको फुली रिकॉग्नाइज किया जाए इससे पहले कि आप कॉस्ट प्रोडक्शन को डाल दें, ठीक है। तो ये हमारे पास देन इसके बाद क्या आ जाता है, ये देखें इसका डायग्राम भी दिया हुआ है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पेरोल सेक्शन से, अगर देखें पेरोल का क्या काम है कि उन्होंने आपकी पेमेंट्स वगैरह को मैनेज करना है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी तो पेरोल सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेल्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट है, तो ऐसी सिचुएशंस में हम रेसिप्रोकल मेथड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इसकी हमारे पास 2 मेथड्स लिखे हुए हैं रेसिप्रोकल अपॉर्शनमेंट के, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो अब इन दोनों मेथड्स को हम देख लेते हैं। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, ये कैसे काम करता है कि आपने एक सर्विस डिपार्टमेंट लेना है, ठीक है, और जो उसकी कॉस्ट है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हर डिपार्टमेंट में, इंक्लूडिंग अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स, ठीक है, गिवन रेशोज़ में आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देन आपने क्या करना है, नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट लेना है और यही स्टेप रिपीट करना है, और ये आपने तब तक राउंड्स में करते जाना है, ये राउंड्स आपने तब तक करते रहना है जब तक रिमेनिंग नंबर्स इनसिग्निफिकेंट नहीं बन जाते, ठीक है। तो इसमें की पॉइंट क्या है कि आप साइकिल करते रहते हैं अनटिल हर सर्विस डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो फुली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो इसलिए इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कहा जाता है। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिया गया है, तो देखें ये हमारे पास मशीनिंग, फिनिशिंग, ये तो प्रोडक्शन में आ गए, ठीक है। अब मेंटेनेंस, एयर कंडीशनिंग और इनडायरेक्ट कॉस्ट्स ये हमारे पास किस में आ गई, सर्विस में। तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट है इनको हमने अपोर्शन किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि मेंटेनेंस को हमने मशीनिंग के अकाउंट में भी लिखा, फिनिशिंग के भी, ठीक है। अब मेंटेनेंस की बात हो रही है तो ज़ाहिर है इसमें तो नहीं ना करेंगे, देन सर्विस में, और फिर एयर कंडीशनिंग का भी हमने ऐसे ही किया कि इन सब में हमने अपोर्शन कर दिया, ठीक है। तो ये हमें बेसिकली क्या दी गई हैं, ये हमें रेशोज़ दी गई हैं। अब इन रेशोज़ के मुताबिक आपने कर लेना है। देखें बेसिकली आप यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले आपने मेंटेनेंस को इस परसेंटेज के हिसाब से 60% के हिसाब से मशीनिंग में लिखा, फिनिशिंग में लिखा, एयर कंडीशनिंग का 25% के हिसाब से लिख दिया। देन एयर कंडीशनिंग को आपने इन रेशोज़ के हिसाब से मशीनिंग में आपने 70% ऑफ एयर कंडीशनिंग लिख दी, देन 25% ऑफ एयर कंडीशनिंग आपने इसमें लिख दी, ठीक है। फिनिशिंग में 5% एयर कंडीशनिंग आपने किस में लिख दी, मेंटेनेंस में, ओके। देन अभी ये वैल्यूज़ हमारे पास 0 या फिर इनसिग्निफिकेंट तो नहीं हुई, तो हम दोबारा रिपीट करेंगे जितनी बच गई हैं। अब मेंटेनेंस हमारे पास जितनी बच गई थी तो मशीनिंग में अभी भी हमने उसका 60% लिखना है। देन हमने
फिनिशिंग में उसका 15% लिखना है। देन मेंटेनेंस में इटसेल्फ तो नहीं आएगा। देन मेंटेनेंस का एयर कंडीशनिंग में हमने अगेन 25%, ये रिपीट करते गए जब तक वो देखें इनसिग्निफिकेंट अमाउंट्स नहीं रह गई, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ये डिपार्टमेंट्स हमारे पास लिखे हुए हैं A, B, C, P और Q। डिपार्टमेंट A, B और C हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और P और Q हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। देन कॉस्ट प्रपोर्शन उनकी दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसफ़र परसेंटेज दी गई है कि आपने कितना परसेंट कहाँ पर प्रपोर्शन करना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड क्या है, आपने पोर्शन करना है कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ कॉस्ट यूनिट वी मस्ट इंक्लूड अ फेयर शेयर ऑफ ऑल कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन। तो हमने सब कॉस्ट जो इनकर हुई हैं उनका फेयर शेयर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को अपोर्शन कर देना है। अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाई जाती है तो उसमें हम एलोकेशन और अपोर्शनमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो अब इसका क्विक सोल्यूशन तो ये है कि देखें P और Q की कॉस्ट को बेसिकली हम कर रहे हैं ना अपोर्शन, तो इसका 2500 है, तो इसका 20% किसको जाएगा, डिपार्टमेंट A को। तो 2500 का हमारे पास 20% क्या होता है, ठीक है, तो इसका 20% हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक हो गया। देन इसका 30% हमारे पास किसको जाएगा, B को। तो 2500 का हमारे पास 30% क्या होता है, 30% हमारे पास होता है 750, ठीक है। C को हमारे पास देन अगेन 25% जाएगा। ओके, पहले 20% क्या था, अब 25 जा रहा है, ठीक है। 2500 का 25% हमारे पास, यानी कि C को कितना चला जाएगा, 25% होगा हमारे पास 625, ओके। तो अब रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, इन सबको ऐड कर लेना। तो इन सबको ऐड करके आपके पास कितना आ रहा है, 5 और 1875 आ रहे हैं ना। 2500 टोटल था, इसमें से माइनस कर दें 1875, तो आपके पास तकरीबन 625 अभी भी इतना बच रहा है जिसको आपने अकाउंट नहीं किया, ठीक है। तो अभी इतना बच रहा है तो इसको आप दोबारा ज़ाहिर है रिपीट करेंगे। तो ये बेसिकली A की थी, ये B की और ये C की। इसी तरह इस 2700 के लिए कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये आप एक टेबल सा बना लेंगे, ठीक है, कि यहाँ डिपार्टमेंट लिख लें A, B और C, यहाँ उनकी अपनी कॉस्ट, A की जैसे 3000 थी, B की 4000 थी और C की 2000, ठीक है। साथ में आप P से इनको कितनी पड़ रही है इसमें से, फ्रॉम P, तो वो जो हमने निकाले थे यानी कि 500, सबसे पहले 20% निकाला था ना, वो 500 बन रहा था, देन 750, देन 625। इसी तरह Q से कितनी पड़ रही है वो आपने Q का निकाल लेना है। 2700 का 25% आपके पास कितना बनेगा, 675। 2700 का 25% आपके पास कितना बनेगा, वो आपके पास बनता है अगेन 25 ही है ना, तो 675 एंड देन 2700 का 30% आपके पास कितना बनता है, वो बनता है 810। तो यहाँ पर आप इनको टोटल करके भी लिख सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पर वैसे इनका टोटल आप लिख सकते हैं, बट देन क्योंकि हमारे पास अभी भी अनअकाउंटेड अमाउंट्स हैं, जिस तरह कि यहाँ पर हमारे पास कितनी पहले अमाउंट बची थी, जैसे कि 625 बची थी ना हमारे पास P के लिए, तो देन रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में आपने दोबारा इन्हीं परसेंटेजेस के हिसाब से उस 625 की फिर आपने परसेंटेजेस निकालनी है, ठीक है। तो इसी तरह आपने डिस्ट्रीब्यूशन को रिपीट कर लेना। तो इसका बेसिकली टेबल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो P की हमने डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि कर ली थी, देन Q की कर ली, देन जो P के हमारे पास रिमेनिंग बचे थे अगेन उनकी कर ली, देन Q की, देन अगेन। तो ये 3 साइकिल्स में हमारा हो जाएगा जब तक अमाउंट हमारे पास बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट नहीं रह गई, 1 1 2, ठीक है, इस तरह। तो इसको आप देख के साथ साथ इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है।